तपन के चाकू की नोक धीरे धीरे विहान के गले में धंसती जा रही थी और जवान की काउंटिंग नीचे की ओर जा रही थी। विहान दोनों तरफ से मौत के बीचों बीच फंसा हुआ था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर 10 तक गिनती हो गई तो ये जवान गोली चला देगा और बचने के लिए तपन कहीं मेरा गला ही न काट दे। दोनों तरफ से मेरी मौत तय है, क्या करूं मैं। तभी विहान को अपने रिवॉल्वर का ध्यान आया। उसने चुपके से अपना हाथ अपनी जेब की तरफ बढ़ाया। जवान अपनी काउंटिंग पूरी करने ही वाला था। 3, 2, 1। गिनती खत्म होते ही उस जवान ने अपनी राइफल संभाल ली, लेकिन वो गोली चला पाता इससे पहले तपन ने एक कदम चीते की फुर्ती से विहान को उस जवान की तरफ धक्का दे दिया। विहान को अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालने तक का भी समय नहीं मिला। वो जवान से टकराया और जवान का बैलेंस थोड़ी देर के लिए बिगड़ गया। तपन के लिए इतना ही काफी था। वो हवा के झोंके की तरह ऐसा भागा कि सब बस देखते रह गए। तभी बाकी जवान भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक तपन उनके हाथ से निकल चुका था। फिर भी जवान इस उम्मीद में उसके पीछे भागे कि शायद वो कहीं पकड़ा जाए। बीनू काका बुदबुदाए, ये क्या बला थी, कितनी तेज भागा। विहान ने उसी ओर देखते हुए कहा, जान बची। सच कहूं तो मैंने जिंदगी में किसी को इतना तेज दौड़ते नहीं देखा। बीनू काका और विहान अभी भी उसी दिशा में देख रहे थे जिस ओर तपन भागा था। विहान ने माहौल को हल्का करने के अंदाज में पूछा, हम इसका पीछा करें? बीनू काका ने घूरते हुए कहा, गोलियां खानी है क्या? अब चलो बाजार में। विहान ने हैरानी से पूछा, इस घटना के बाद भी बाजार खुला होगा क्या? बीनू काका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यही तो खास बात है इस बाजार की। बारिश हो या भगोड़ा, यह बाजार कभी बंद नहीं होता। अंदर जाओगे तो लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विहान ने देखा कि दरबान भी अपनी जगह वापस आ गया था और जितने लोग थे सब अपने अपने कामों में लग चुके थे। बीनू काका और विहान अंदर की तरफ चल दिए। विहान ने मन में सोचा, अच्छा तो बाजार जाने के लिए इस सराय से कोई शॉर्टकट रास्ता होगा। सराय के बाहर से ही विहान को अंदर कुछ शोर सुनाई देने लगा था। जैसे ही विहान अंदर पहुंचा, उसकी सांसें थमसी गई। वहां एक अखाड़ा बना हुआ था। अखाड़े के चारों तरफ भीड़ लगी थी, सब चिल्ला रहे थे, झूम रहे थे। विहान बुदबुदाया, मुझे लगा ये सराय है। अखाड़े में 2 पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे और भीड़ उसका पूरा मजा ले रही थी। दुनिया कोई भी हो, हिंसा हमेशा भीड़ खींचती है। विहान इतने शोर में बीनू काका को लगभग खो ही बैठा था। भीड़ में कहीं बीनू काका का सिर दिखाई दिया। वो आराम से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। विहान भी उस भीड़ से खुद को घसीटता हुआ निकालने की कोशिश कर रहा था। भीड़ से निकलने के बाद उसे बीनू काका एक कोने में खड़े दिखाई दिए। विहान तेजी से उनकी ओर भागा। बीनू काका ने विहान को झटके से पास के एक कमरे में खींच लिया, जहां कुछ लोग ताश खेल रहे थे। वहां थोड़ी शांति थी। जैसे ही वो अंदर गए, 2 खिलाड़ी खड़े हो गए और विहान को इस तरह घूरने लगे जैसे वो कोई मुसीबत हो। बीनू काका ने विहान की ओर इशारा करके कहा, शांत हो जाओ भाई लोग, ये मेरे साथ है। दोनों आदमी फिर से अपने गेम में लग गए। बीनू काका एक साधारण सी दीवार के पैनल की ओर बढ़े जो कमरे के पीछे था। विहान देख नहीं पाया उन्होंने क्या किया, लेकिन एक हल्की सी आवाज के साथ वो दीवार ही खुल गई। बीनू काका ने विहान की तरफ देखा और कहा, चलो अब अंदर। विहान की आंखें खुली की खुली रह गई जब वो एक बहुत बड़े गोडाउन में दाखिल हुआ। विहान ने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा और बुदबुदाया, इतना बड़ा कमरा, ये लोग छुपा कैसे रहे? वहां दर्जनों स्टॉल्स थे और ऐसे सामान बिक रहे थे जो विहान ने अपने लोकल बाजार में कभी नहीं देखे थे। तभी अचानक पीछे से एक चीख सुनाई दी, हमारे बीच एक मुर्दा चल रहा है, पर ये उसकी असली खाल नहीं है। मैं देख सकता हूँ, ये मरे हुए की शक्ल पहनता है। एक पागल सा दिखने वाला आदमी चिल्ला रहा था और वो सीधा विहान की तरफ उंगली करके बोल रहा था, तू शैतान, तू मौत की बदबू लाता है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक राख जैसे चेहरे वाला थका हारा नौजवान वहां खड़ा था। वो एक पुरानी सूती शर्ट और फटी हुई पैंट में था। उसकी आंखों में निराशा और पागलपन की हल्की झलक थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। विहान ने देखा कि वो उसकी तरफ इशारा करते हुए लगातार बड़बड़ा रहा था। विहान की सांस रुक गई जब उसने उस आदमी को लड़खड़ाते कदमों से अपनी तरफ आते देखा।
तू तू झूठा है। तू एक ऐसी जिंदगी चुरा रहा है जो तेरी नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर विहान पत्थर सा बन गया। डरते हुए वो बुदबुदाया, इसे कैसे पता? वो पागल सा दिखने वाला आदमी विहान को देखकर चिल्लाए जा रहा था। उसकी बातें सुनकर विहान की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उस आदमी ने अचानक विहान के नजदीक आकर उसका हाथ पकड़ लिया। विहान के चेहरे पर डर और घबराहट ने एक साथ जगह बना ली थी। वो आदमी अपना चेहरा विहान के चेहरे के एकदम पास ले गया और विहान की आंखों में घूरते हुए कहा, मरा हुआ आदमी मर गया, सिर से खून बहा, दर्द में उठा और सो गया। विहान अंदर ही अंदर बेचैन हो गया। कमाल है, इसे ये सब कैसे पता? कहीं इसके पास भी दिव्य झलक तो नहीं? लेकिन ये तो दिमाग से भी पूरी तरह ठीक नहीं लगता। बीनू काका ने देखा कि विहान की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने नजदीक आकर उस आदमी के हाथ से विहान का हाथ छुड़ाया और उसे दुत्कारते हुए कहा, चल जा, भागता है कि नहीं? उस आदमी ने तुरंत विहान का हाथ छोड़ दिया। बीनू काका ने विहान के कंधे पर हाथ रखा और उसकी घबराहट को दूर करते हुए कहा, ये कभी कभी ऐसा करता है, घबराओ मत, ये राकस है। विहान ने थूक निगलते हुए पूछा, राकस? बीनू काका ने कंधे उचकाते हुए कहा, इसका असली नाम मदन है, लेकिन आजकल खुद को राकस ही कहता है, मतलब राक्षस। सब उसे इसी नाम से जानते हैं। विहान का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे किसी डरावने सीन को देख लिया हो। बीनू काका ने मदन के बारे में बताते हुए कहा, ये लड़का बहुत तेज दिव्य झलक के साथ पैदा हुआ था और वो इसे बंद नहीं कर सकता। हमेशा कुछ ऐसा देखता सुनता रहता है जो किसी और को नहीं दिखता। तुम उस पर ध्यान मत दो, कोई नहीं देता। अचानक उस मदन राकस ने अपना सिर किसी और दिशा में झटक लिया और उसकी नजर विहान से हट गई। वो सीधा एक स्टॉल की तरफ दौड़ा और स्टॉल पर खड़े दुकानदार को देखकर चिल्लाया, तू भी मरेगा। विहान राहत की सांस लेते हुए अब उसे डर से नहीं बल्कि उत्सुकता से देखने लगा। हम इसकी मदद क्यों नहीं कर सकते? बीनू काका ने अफसोस जताते हुए कहा, बात यह है कि किसी के पास वो औषधि नहीं है जिससे इसे कंट्रोल किया जा सके। कोई नहीं है ऐसे लोगों को संभालने के लिए। तभी विहान ने देखा कि वो मदन जमीन पर गिर पड़ा। वो बार बार खुद को हिला रहा था। साफ दिख रहा था कि वो तकलीफ में है। लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वो वहां था ही नहीं। विहान को उस पर बहुत दया आ रही थी। बीनू काका ने विहान के कंधे पर हाथ रखा। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ किसी और काम से आए हैं। तुम खरीदारी करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बीनू काका वहां से चले गए और विहान अकेला रह गया। वह स्टॉल दर स्टॉल घूमने लगा। वहां शायद ही कोई ऐसी चीज नहीं रही होगी जो बिक नहीं रही थी। पुराने अभिशापित खंजर से लेकर ऐसा जहर जिससे सिर्फ छूने से ही कोई मर जाए, वो भी मिल रहा था। बस कीमत ज्यादा थी और कोई सवाल नहीं करता था। हर चीज देखकर वो हैरान था। वो बड़बड़ाया, यहाँ तो हर तरह की रहस्यमय चीजें मिल रही हैं। विहान बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसकी पहली खरीदारी एक अलग ज्वेलरी स्टॉल से हुई जहां ताबीज बिक रहे थे। उसने 2 चांदी के ताबीज खरीदे जिन्हें बाद में वो मेघा और महेश के लिए सुरक्षा ताबीज में बदल सके। ये ज्यादा रोमांचक नहीं था, लेकिन काम का जरूर था। विहान ने मन ही मन सोचा, इस दुनिया में बहुत खतरा है और एक मामूली सुरक्षा ताबीज भी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बदल सकता है। अगर मैं अपने भाई बहनों को नहीं बता सकता कि मैं किस खतरे के माहौल में हूं, तो कम से कम उन्हें उससे बचाने की कोशिश तो कर सकता हूं। अब विहान बाजार में घूमते हुए बीनू काका के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसने किसी को जड़ी बूटियां खरीदते सुना और दस्तावेजों की पढ़ाई के अनुसार उसने तुरंत पहचान लिया कि वो दर्शक अनंतयामी के सीक्वेंस 9 की औषधि थी। वो धीरे धीरे पास गया ताकि और सुन सके। वो ध्यान से हर सामग्री की डिटेल सुनता रहा। जैसे ही उसने थोड़ा और पास जाने की कोशिश की, उसका टकराव एक लड़की से हो गया जो थोड़ी खोई खोई लग रही थी। विहान ने तुरंत माफी मांग ली। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ झुककर कहा, नहीं, मेरी गलती थी सर, सॉरी। उस लड़की के हाथ से एक कागज गिर गया जिसे विहान ने उठा लिया। विहान ने उस कागज पर नजर डाली। वो एक पर्ची थी जिस पर कुछ गिफ्ट्स के ऑप्शन लिखे थे। विहान ने वो पर्ची लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
आपके गिफ्ट्स की लिस्ट। लड़की जो मेघा की उम्र की लग रही थी, उसने वो पर्ची लेते हुए कहा, ओ हाँ, मेरे दोस्त का जन्मदिन है और मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या दूं उसे। विहान ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो अभी अभी 2 सुरक्षा ताबीज ली हैं। अपनों को थोड़ा सा सुरक्षा देना कभी गलत नहीं होता। विहान ने अंदर से खुद पर शर्मिंदगी महसूस की। उसने सोचा, कौन सा इस उम्र का लड़का या लड़की ऐसे गिफ्ट चाहता है, मैं भी ना। लेकिन लड़की की आंखें चमक उठी। ये तो सच में अच्छा आइडिया है, वो हमेशा मुसीबत में पड़ती रहती है। विहान उस लड़की को तावीज वाले के पास ले गया और उसकी मांग के हिसाब से तावीज खरीदवा दिया। लड़की ने विहान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अच्छा हुआ आपसे टकरा गई, आपने मेरे पैसे भी बचाए और गिफ्ट भी मिल गया, शुक्रिया। विहान को अंदर ही अंदर अच्छा महसूस हुआ। तभी पीछे से बीनू काका ने उसे टोकते हुए कहा, दूसरों के पैसों से खरीदारी बंद करो, अब निकलना है। दोनों बाहर की तरफ चल पड़े। बाहर जाते हुए भी विहान ने कुछ अलग महसूस किया, लेकिन बीनू काका ने उसे रुकने नहीं दिया। विहान घर लौटा। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बस अपने तकिए पर सर रखकर सो जाना चाहता था। विहान के घर में घुसते ही मेघा ने उसे देखकर पूछा, आप आ गए? मेघा ने नई ड्रेस पहन रखी थी जो उस पर बहुत फब रही थी। विहान ने मुस्कुराकर पूछा, तो आखिरकार तुमने पैसे खर्च कर ही दिए? मेघा ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैंने ये ड्रेस खरीदी नहीं, मैंने तो इसे हमारी पुरानी पड़ोसन कुसुम चाची से सिलवाया है। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुमने कुछ नया पहना, भले ही खर्चा फिर भी कम किया। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। विहान दरवाजे तक पहुंच पाता इससे पहले ही महेश ने दरवाजा खोल दिया। जी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? विहान ने देखा दरवाजे पर ऑफिसर माउंटबेटन खड़ा था। उसके हाथ में तपन की तस्वीर थी। उसने महेश से पूछा, माफ कीजिएगा, क्या आपने इस युवक को कहीं देखा है? इसे पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। महेश ने तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर कहा, नहीं। माउंटबेटन ने तस्वीर वापस जेब में रखते हुए कहा, ठीक है, अगर कुछ पता चले तो बताना, जो भी उसकी जानकारी देगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना बहुत खतरनाक है, चौकस रहना। महेश दरवाजा बंद करते हुए बुदबुदाया, काश हमें कोई ऐसा मुजरिम मिलता, थोड़ा इनाम का पैसा तो मिलता। विहान का चेहरा उतर गया। वो दिल से मना रहा था कि महेश कभी तपन के सामने ना आए। वो बुदबुदाया, तपन बहुत खतरनाक है और अगर पुलिस घर घर जाकर पूछताछ कर रही है तो इसका मतलब वो पास ही कहीं है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता कोई भी सुरक्षित नहीं है। विहान को अंडरग्राउंड बाजार की घटना याद आ गई थी। उस रात विहान करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। हर जरा सी आवाज, फर्श की चरमराहट या हवा की सरसराहट, उसे ऐसे लगता जैसे तपन उसके घर में घुस आया हो। विहान ने गद्दे के नीचे हाथ डाला और अपनी रिवॉल्वर को महसूस किया। उसे हथियार के साथ सोना पसंद नहीं था, लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया तो तैयार रहना जरूरी था। महेश और मेघा को उसकी जरूरत थी, वो तैयार रहना चाहता था। तपन का डर उसके दिमाग में घुस चुका था। विहान इस उधेड़बुन में करवट बदल ही रहा था कि अचानक उसे शीशे के ग्लास जैसी चीज के टूटने की आवाज आई, साथ ही किसी के पैरों की भी। विहान झटके से अपने बिस्तर पर बैठ गया और मन ही मन बुदबुदाया, कहीं तपन घर में तो नहीं घुसा है। विहान के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, अपने से ज्यादा अपने परिवार के लिए। क्या सचमुच तपन विहान के घर में घुस आया था? क्या तपन का इरादा भी कालवेद तो पाना नहीं है? क्या होगा मंदार का अगला कदम? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तपन के होने के एहसास से ही विहान सिहर गया।